हाउस दैट, यानी कि ये क्या चल रहा है। हेड माली एम्पायर था, उसने उंगली उठा दी। वह बेचारा यह समझ सका कि अब हाउस दैट का शोर हो तो उसे उंगली उठा देनी चाहिए। हु आर यू, डब्बू ने सवाल किया। बलभद्र नारायण, टोपी ने जवाब दिया। हु इज योर फादर, हाँ जी, यह सवाल गुड्डू ने किया। यानी कि वे एक दूसरे से सवाल करते हैं कि आप कौन हैं, यहाँ कैसे आए हैं। हाँ जी, भृगु नारायण, वो अपने फादर का नाम बताते हैं। प्लीज लास्ट वन, प्लीज शांत रहे। आपको देखने की आवश्यकता ही नहीं है, मैं बोल रही हूँ, आप सुनते रहिए, ठीक है। हाँ जी, भृगु नारायण। ए, बिल्लू ने अंपायर को आवाज दी। इस भृगु नारायण कौन है? एनी ऑफ आवर चपरासीज। तो वो कहता है कि ये भृगु नारायण कौन है, क्या हमारा कोई चपरासी है क्या? नहीं साहब, नहीं, अंपायर ने कहा। शहर के मशहूर डॉक्टर हैं, यानी कि यू मीन डॉक्टर। हाँ, तो डब्बू ने सवाल किया। यस सर, हेड माली को इतनी अंग्रेजी आ गई थी, बट ही लुक सो क्लंजी, यानी कि वो तोड़ फोड़ से वाला दिखता है। उसका जो फिजिक था वो देखने में ऐसा लग रहा था। बिल्लू बोला, ए, टोपी अकड़ गया। वो भी अकड़ गया, यानी कि तन गया। तनी जबनी संभाल के बोलो, यानी कि वो, हाँ, बोल दो शाबाश, बोल दो। तनिक अपनी जबनी संभाल के, यानी कि आप अपनी जबान को संभाल कर बात कीजिए। हाँ, टोपी अकड़ गया, तनी जबनी संभाल के बोलो। एक लपड़ में नाचे लगी। हाँ, एक लपड़ में, यानी कि एक थप्पड़ तुम्हें पड़ गया तो तुम नीचे गिरे पड़े मिलोगे। हो यू, बिल्लू ने हाथ चला दिया, टोपी लुढ़क गया। फिर वह गालियां हांकता हुआ उठा, परंतु हेड माली बीच में आ गया और डब्बू ने अपने एलिसेशन को शुष्कार दिया, यानी कि हुश हुश कर देना, यानी कि डॉगी को, कुत्ते को बुलाना। उसने अपने डॉग को बुला लिया। पेट में सात सुइयां घुपी तो टोपी के होश ठिकाने आ गए। फिर उसने कलेक्टर साहब के बंगले का रुख नहीं किया, परंतु प्रश्न यह खड़ा हो गया, फिर आखिर वह क्या करे। घर में ले देकर बूढ़ी नौकरानी सीता थी, जो उसका दुख दर्द समझती थी, तो वह उसी के पल्लू में चला गया और सीता की छांव में जाने के बाद उसकी आत्मा छोटी हो गई, यानी कि वहां वो उसकी माता की उम्र की नौकरानी थी। तो उस नौकरानी को भी सभी डांट डपटा देते थे, यानी कि कोई भी कुछ भी कह देता था। उसी प्रकार जो यहाँ पर टोपी शुक्ला है, उसको भी डांट दिया जाता था। दोनों घर में दोनों की स्थिति एक जैसी हो गई थी, तो इसलिए वे दोनों सच्चे मित्र बन गए थे। जो उसके मन में पहाड़ जैसा विद्रोह हुआ था, वो नौकरानी उसको शांत कर देती है कि बेटा ऐसे न करो। हाँ जी, अब देखिए। हाँ, टैग मत दिया करो बाबू। एक रात जब मुन्नी बाबू और भैरव का दाज करने पर वह बहुत पिटा, तो सीता ने उसे अपनी कोठरी में ले जाकर समझाना शुरू किया। यानी कि एक दिन बेटा जी क्या हुआ कि भी मुन्नी बाबू और भैरव आपस में ये एक दूसरे की बराबरी कर रहे थे। पहले जमाने में बेटा क्या होता था, जो बड़ा भाई होता था, बड़े भाई की वस्तु उससे छोटे बच्चे को मिलती थी, उसकी वस्तु फिर उससे भी छोटे को। इस प्रकार बेटा उतरन का जमाना था। उतरन का जमाना क्या होता है कि भाई हमारे जो कपड़े, जैसे कि परिवार में ये बच्चा है, ये सबसे बड़ा बच्चा है, एक बच्चा, तो इस बच्चे के कपड़े किसी दूसरे से छोटे बच्चे को, फिर उससे छोटे बच्चे को, फिर उससे छोटे बच्चे को, इस प्रकार पहनने की प्रथा थी। और आज भी ये प्रथा है,
इसको आप बुरा मत समझना कभी भी। अगर आपको अपने बड़े या छोटे भाई की कोई भी चीज पहननी पड़े या उसके से कोई चीज लेनी पड़े तो इसमें कोई हर्ज नहीं होता। ये तो बेटा लगाव होता है, स्नेह होता है। और बेटा पुराने जमाने में बेटा क्या होता था कि भाई पैसे की बचत इसी प्रकार से होती थी कि भाई एक दूसरे की चीजों को हम यूज कर लें और ताकि पैसे बच जाएं। तो जो इसमें सबसे बड़ा भाई मुन्नी दिखाया हुआ है उसको बेटा नया कोट लेना था और बेटा उसके लिए कोट का कपड़ा मंगवाया गया। लेकिन जो उसका कोट था वो भी नया ही कोट था। उसका जो कोट था वो भी नया ही कोट था, उसने वो थोड़ा ही पहना था। और बच्चे जैसे कि हाइट वाइट निकाल लेते हैं तो चीजें छोटी हो जाती हैं। तो वो कोट किसके बांटे आया था? टोपी शुक्ला को बांटे आया था। लेकिन टोपी ने क्या किया, उस कोट को एक दूसरी नौकरानी के बेटे को दान में दे दिया। वो तो बहुत खुश हुई, लेकिन जो उसकी धुलाई की राम दुलारी ने, उसकी दादी का सुभद्रा देवी ने, तो वो तो फिर बात की बात है। हाँ जी, अब देखिए वो कहते हैं कि भाई बराबरी करने पर बहुत पिटा तो सीता उसको ले जाकर चुप करवा देती है। बात यह हुई कि जाड़ों के दिन थे, मुन्नी बाबू के लिए कोट का नया कपड़ा आया, भैरव के लिए नया कोट बना, टोपी को मुन्नी का कोट मिला। कोट बिल्कुल नया था, मुन्नी बाबू को पसंद नहीं था, फिर भी बना तो उन्हीं के लिए। तो वो तो क्या कहलाई, उतरन ही कहलाई। टोपी ने वह कोट उसी वक्त दूसरी नौकरानी केतकी के बेटे को दे दिया और वह खुश हो गया। टोपी के बच्चे को दे दी जाने वाली चीज वापस तो अब ली नहीं जा सकती थी, इसलिए तय हुआ कि जाड़ा खाए। यानी कि अब तुम्हारे लिए कोई और अन्य प्रावधान है नहीं है। अब तुम्हारे लिए अन्य कोई प्रावधान तो है नहीं है। अब हल, हाँ तो भी अब तो तुम्हें क्या है, तुम्हारे हिस्से की जो चीज तुम्हें मिली थी तुमने उसको दान में दे दिया। अब आपके लिए कोई और चीज हिस्से में नहीं आई। तो अब देखिए दादी और पोते की लड़ाई होती है यहाँ पर। हम जाड़ा ओड़ा न खाएं, भात खाएंगे। हम तो जाड़ा ओड़ा नहीं खाएंगे, हम तो भात यानी कि चावल खाएंगे। टोपी ने कहा तू जूते खाएगा। दादी कहती है, सुभद्रा देवी बोलती है तुम जूते खाओगे, आपको इहो ना मालूम कि जूता खाया न जात पहन जात है। भाई तुम्हें ये नहीं पता दादी अम्मा कि भाई जूते खाए नहीं जाते, जूते तो पहने जाते हैं। दादी से बदतमीजी करते हो, मुन्नी बाबू ने बिगड़ कर कहा। तय का हम इनकी पूजा करें। वो कहते और तुम क्या चाहते हो कि मैं इनकी पूजा करूं? ये तो मेरे को जूते खाने की बात कह रही है और तुम क्या चाहते हो कि भाई पूजा करें। फिर क्या था, दादी ने आसमान सिर पर उठा लिया, दुलारी ने उसे पीटना शुरू कर दिया। वो बेचारा पिटता ही रहता था। हाँ जी बच्चों, आपको समझ आ रहा है? यस मैम। यस मैम। हाँ जी, वेरी गुड बेटा। हाँ जी अनिकेत, एक स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके मैम। हाँ जी, तू 10वां में पहुंच गई बाढ़, यानी कि 10वीं कक्षा में प्रवेश कर लिया। सीता ने कहा तो ही दादी से खर्रावट यानी कि बड़बड़ाना बंद करना चाहिए। तय ना न चाहिए, और चाहे वो रुके चाहे ना रुके, लेकिन तुम्हें चुप रहना चाहिए। किनो आउ तो दादी बाड़ी, अब पता नहीं है क्या बोल रही, किनो आउ तोहार दादी बाड़ी। हाँ नहीं, वो कहते हैं क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी दादी तुमसे उम्र में बड़ी हैं? हाँ सही है। हाँ जी, सीता ने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि वह 10वें में पहुंच गया, परंतु यह बात इतनी आसान नहीं थी। 10वें में पहुंचने के लिए उसने बड़े पापड़ बेलने पड़े। मुहावरा है पापड़ बेलने पड़े, अंडरलाइन कर लेना। हाँ जी, 2 साल तो वह फेल ही हुआ। 9वें में तो वह सन 49 में ही पहुंच गया था, परंतु 10वें में वह सन 52 में पहुंच सका। जब वह पहली बार फेल
फेल हुआ तो मुन्नी बाबू इंटरमीडिएट में फर्स्ट आए, भैरवे छठे स्थान पर थे। सारे घर ने उसे जबान की नोक पर रख लिया। वह बहुत रोया। कहने का मतलब है जब वो फेल हो गया, जब वह फेल हो गया तो बेटा सारे के सारे परिवार वाले उसको बोलने लगे कि भाई ये तो फेल हो गया, पढ़ता नहीं, ये है वो है। इन द सेंस जैसे भी बोला जाता है वही परिवार के सदस्यों द्वारा बोला गया। हाँ जी, अब देखिए वह बहुत रोया। बात यह नहीं कि वह गौदी था, यानी कि बुद्धू था। वो बुद्धू मूर्ख सा नहीं था, भोंदू नहीं था। वह काफी तेज था, परंतु उसे कोई पढ़ने ही नहीं देता था। जब वह पढ़ने बैठता तो मुन्नी बाबू को कोई काम निकल आता या दुलारी को कोई चीज मंगानी पड़ती जो नौकरों से नहीं मंगाई जा सकती थी। यह सब कुछ न कुछ इसी प्रकार चलता रहा और जो भैरव था सबसे छोटा था, उसको तो हवाई जहाज ही उड़ाने लग जाता था उसकी कॉपियों से। दूसरे साल उसे टाइफाइड हो गया। तीसरे साल में 3rd डिवीजन से पास हो गया। यह 3rd डिवीजन कलंक के टीके की तरह उसके माथे से चिपक गई, यानी कि सभी के सभी। एक तो वो बच्चा पास हुआ, हाँ, चाहे कैसे भी पास हुआ वो तो गया, लेकिन यहाँ पर परिवार के सदस्य क्या बोलने लगे कि पास भी हुआ तो 3rd डिग्री से। हाँ जी भी तरह तरह के शब्द बोले। दूसरे साल उसे टाइफाइड हो गया, परंतु हमें उसकी मुश्किलों को भी ध्यान में रखना चाहिए। और सन 49 में वह साथियों के साथ था, वह फेल हो गया। साथी आगे चले गए, वह रह गया। सन 50 में उसे उसी दर्जे में उन लड़कों के साथ बैठना पड़ा जो पिछले साल 8वें में थे। पिछले वालों के साथ एक ही दर्जे बैठना कोई आसान काम नहीं है। उसके दोस्त 10वें में थे, वह उन्हीं से मिलता, उन्हीं के साथ खेलता। उनके साथ हो जाने वालों में से किसी के साथ उसकी दोस्ती न थी, यानी कि क्लासरूम में उसकी किसी के साथ भी दोस्ती मित्रता नहीं थी। अपितु मित्रता किसके साथ थी? जो उसके 2 साल वाले पहले जो बच्चे थे उनके साथ ही मित्रता थी, उन्हीं के साथ ही उठता बैठता था। वह भी क्लास में बैठता और उसे बहुत अजीब लगता। उस पर सितम, यानी कि उसके ऊपर अत्याचार होते 100 अलग। कमजोर लड़कों को मास्टर जी समझाते तो उसकी मिसाल देते, यानी कि मोहम्मद अली, यानी कि बताते हैं कि क्या मतलब है शाम अवतार या मोहम्मद अली का, तो बलभद्र की तरह इसी दर्जे में टिके रहना चाहते हो क्या? यदि कोई बच्चा काम न करता तो बेटा उसको उस पर ताड़ना को सहन करना पड़ता। किस प्रकार सहन करना पड़ता कि कक्षा के अंदर जो अध्यापक पढ़ा रहे होते, अगर एक बच्चा कमजोर है, 2 साल से एक ही कक्षा में है, तो कहते कि कोई और कमजोर बच्चा होता कि उसकी तरह बनना है क्या? सीधे से एग्जाम्पल आप घर में भी, चाहे मदर हो, ग्रैंड मदर हो, कोई भी हो, बच्चे शरारत शुरू कर देते हैं या कोई बच्चे बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, छोटे वाले या बड़े वाले नहीं होते, तो हम कंपैरिजन कर देते हैं थोड़ा सा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस वक्त गुस्सा हमारे सिर के ऊपर उतारू होता है और जबान से कुछ निकलते देर नहीं लगती। प्लीज 3 तारीख से पेपर है, पहला पेपर, दूसरा पेपर हिंदी का है। पेपर नहीं होने चाहिए। यह सुनकर सारा दर्जा हंस पड़ा। हंसने वालों में भी पिछले 8वीं साल में थे वे वाले बच्चे भी थे। वह किसी न किसी तरह इस साल झेल गया, परंतु सन 51 में 9वें दर्जे में ही बैठना पड़ा तो वह बिल्कुल गिल्ली मिट्टी का लोंदा हो गया। क्योंकि अब 10वें में भी उसका कोई दोस्त नहीं था। 8वें वाले 10वें में थे, 7वें वाले उसके साथ थे। उसके बीच वह अच्छा खासा बूढ़ा दिखाई देने लग गया। यानी कि बेटा चाहे गैप 1 ईयर का हो और चाहे गैप
साल का, तो बेटा गैप दिखता ही है। एक बच्चा 2005 का पैदा हुआ और एक बच्चा 2007 का, तो आयु सीमा में फर्क रहेगा ही रहेगा। वह अपने पूरे भरे घर ही की तरह अपने स्कूल में भी अकेला रह गया। मास्टरों ने उसको नोटिस करना बंद कर दिया। कोई सवाल किया जाता, जवाब देने के लिए वो हाथ ऊपर करता, तो मास्टर जी जवाब देते और कहते कि कोई बात नहीं, तूने तो सारी की सारी बुक ही रट रखी है, भाई तेरे को तो 2-3 साल हो गए पढ़ते, 3 बरस से यही किताब पढ़ रहे हो, तुम्हें तो सारे सवाल जबानी आते होंगे। इन लड़कों को अगले साल हाई स्कूल का इम्तिहान देना है, तुमसे तो मैं फिर अगले साल भी पूछ लूंगा। ऐसे ऐसे शब्दों का कटाक्ष किया जाता था। तभी तो बेटा बीएड बनाई गई थी। तभी तो बीएड बनाई गई थी। बीएड एक डिग्री होती है जो बेटा शिक्षा के लिए, जो बेटा अध्यापक होते हैं उनके लिए अति आवश्यक। क्यों? क्योंकि बीएड के अंदर कुछ एक चीजें ऐसी हैं जो हमें बच्चों के बारे में, कि भाई हमें किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। जो शैक्षणिक योग्यता है उसके आधार पर हमें अंकन करना होता है। अंकन करना यानी कि तालमेल करना, या हमारी बुद्धि क्या सही क्या गलत, ये सारी चीजें होती है। तो बेटा इसमें ही चीजें बताई जाती है। और बेटा जो सीबीएसई आई है, सीबीएसई ने तो और भी अच्छा किया कि भाई देखो इन सारी चीजों से हमारी पीढ़ी तक गुजरी हुई है। इन सारी पीढ़ी, ये जो आप लोगों की पीढ़ी है, इस पीढ़ी में आकर शिक्षा में बहुत अधिक सुधार हुए। और बेटा ये सुधार इतने अच्छे हैं कि आप लोग इतने अच्छी पढ़ाई कर सकते हो, इतने अच्छे आपके मार्क्स आ सकते हो। लेकिन हमारे समय में ये प्रावधान नहीं था। हमारे पास तो ये था कि पूरे साल की पढ़ाई आपको पूरे एक दिन के पेपर में ही आपका आंकलन किया जाए, यानी कि हमें पूरी बुक पढ़कर ही हमें पेपर देना। और आप लोगों को गिनती के 4 चैप्टर, गिनती के 6 चैप्टर, इस प्रकार से आप लोगों के लिए तो स्टडी बहुत ज्यादा इजी हो गई। हाँ, सच में झूठ नहीं है ये बात। और बेटा दूसरी कुछ एक चीजें और भी अच्छी आई हैं कि भाई जैसे कि हाथ नहीं उठाना। हाँ, आप तो रोज ही डंडे खाते थे। कटाक्ष भरे शब्दों का प्रयोग नहीं करना, मीन्स बहुत हाँ वही कटाक्ष भरे, मीन्स कहने का भाव है कि हमें बच्चे की मनस्थिति को समझना चाहिए। बच्चे की मनस्थिति को समझना चाहिए। एक पेरेंट्स हैं, मान लो कि वो उनके 2 बच्चे हैं, बुद्धि तो अलग अलग है दोनों। यहाँ एक बच्चा ऐसा बैठा है, उसका मैंने बहुत साथ इस चीज, उस बच्चे का मैंने बहुत साथ दिया, उस बच्चे को मैंने हमेशा आगे बिठाया। मैंने कहा कि भाई आपको अब आप एक दूसरे की नजरों में मत देखिए। हाँ, तो भाई कहने का भाव क्या है? कहने का भाव यही है कि हमें समझना चाहिए। ठीक है, हाँ जी, चलो आगे चलते हैं। कहाँ थे हम? हाँ जी, टोपी। हाँ, वो स्कूल भाई अगले साल पूछ लो। टोपी इतना शर्माया कि उसके काले रंग पर लाली दौड़ गई, यानी कि बच्चा हर्ट हुआ, उसको महसूस हुआ। जब तमाम बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े तो वह बिल्कुल ही मर गया।
जब वह पहली बार नवे में आया वह भी इन्हीं बच्चों की तरह बिल्कुल बच्चा था। फिर उस दिन अब्दुल वहीद ने रिसेस में वह तीर मारा कि टोपी बिल्कुल बिलबिला उठा। वहीद क्लास का सबसे तेज लड़का था, मॉनिटर था, और सबसे बड़ी बात यह थी कि वह लाल तेल वाले डॉक्टर शरफुद्दीन का बेटा था। हाँ, तो मीन्स बेटे जैसे डाबर का लाल तेल, तो तरह तरह कुछ एक चीजें नाम से मशहूर हो जाती। कई लोग बेटा नाम से मशहूर हो जाते हैं। अब एक जैसे कोई मैंने नाम सुना आलू वाले, हाँ, उनका आलूओं का कारखाना था तो वो आलू वाले के नाम से प्रसिद्ध हो गए। बर्फ का खाना था तो बर्फानी के नाम से प्रसिद्ध हो गए। तो मीन्स ये एक बेटा तकिया कलाम हो जाता है, वो उसी नाम से ही प्रसिद्ध हो जाता है। हाँ, बस प्लीज शांत रहे। हाँ जी, अब देखिए उनने कहा बलभद्र अबे तो हम लोगन में का घुसता है, यानी कि हमारे जो एरिया है इसके अंदर क्यों आ रहे हो। अगला बेटा 8th वालों से दोस्ती कर। 8th क्लास 8th वालों से दोस्ती कर, हम लोग तो निकल जाएंगे, बाकी तुम्हें वे ही संभाल कर रखेंगे। यानी कि उसको कटाक्ष भरे शब्द कहे। यह बात टोपी के दिल के आर पार हो गई और उसने कसम खाई कि टाइफाइड हो या टाइफाइड का बाप हो जाए लेकिन उसको पास होना ही है। परंतु बीच में चुनाव आ गए। डॉक्टर भृगु नारायण नीले तेल वाले उस इलेक्शन में खड़े हो गए। अब जिस घर में कोई चुनाव के लिए खड़ा हो तो वहां पढ़ाई कैसे हो सकती है। वह तो जब डॉक्टर साहब की जमानत जब्त हुई तब घर का में सारा सन्नाटा हुआ। टोपी ने देखा कि इम्तिहान सिर पर खड़ा है, वह पढ़ाई में जुट गया, परंतु ऐसे वातावरण में कोई पढ़ कैसे सकता है, इसलिए उसका पास ही हो जाना बहुत था। वाह, दादी बोली भगवान नजरे बद से बचाए, रफ्तार अच्छी है, तीसरे बरस तीसरे दर्जे में पास हो गई हो। यानी कि दादी कहती है कि भाई नजर से मेरे बच्चे को कोई नजर से बचा दे, शुक्र है कि ये बच्चा पास हो गया। हाँ जी बेटा, हमारा सिलेबस खत्म हो गया है। आज हमने बेटा सिलेबस कर लिया है और बेटा अभी हमारे पास समय है, हम इसके क्वेश्चन आंसर थोड़े से डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी, इफन टोपी शुक्ला की कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा किस तरह से है। इफन टोपी शुक्ला की कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा है कैसे। हाँ, इफन के साथ उसकी बहुत अच्छी दोस्ती थी और इस दोस्ती जब वो उसका दोस्त चला जाता है तो वो अकेला रह जाता है। इफन की दादी अपने पीहर क्यों जाना चाहती थी। हाँ जी, इफन की दादी अपने पीहर जाना पसंद करती थी, इस लोग थे और बेटे वहां पर घी दूध की कोई कमी नहीं थी। दूसरा, उसको संगीत वगैरह सुनना भी बहुत अच्छा लगता था और यहाँ ये मौलवियों के यहाँ भी आई गई तो बेटा वहां पर संगीत नाम की कोई चीज नहीं थी और न ही कोई मनोरंजन का कोई इतना अच्छा साधन था और न ही इतनी अधिक सुख सुविधाएं थी, हम ये भी कह सकते हैं। हाँ जी, अगला प्रश्न है, इरफान की दादी अपने बेटे की शादी में गाने बजाने की इच्छा क्यों नहीं पूरी कर पाई। हाँ, तो वो कहती है कि भाई घर में किसी प्रकार का कोई गाना बजाना तो था नहीं और उसकी इच्छा क्या थी कि भाई वो बढ़िया तरीके से गाएं बजाएं, घर सजाएं
और तरह तरह का मनोरंजन का कोई ना कोई जरिया बने। लेकिन वो कहती हैं कि जब उनके बच्चों की शादी हुई तो उसकी इतनी नहीं चलती थी और घर में किसी प्रकार का कोई गाना बजाना नहीं होता था, न के बराबर था। हाँ जी, अम्मी शब्द पर टोपी के घर वालों की क्या प्रतिक्रिया है? हाँ, जब बेटा भूमिका बनाओ पहले प्रश्न की, लड़ाई होगी ऐसे नहीं 3 अंक का आएगा। पहले आप लोग भूमिका बनाया करो कि भाई लड़ाई किस कारण हुई थी। जब वो सभी बैठकर खाना खा रहे थे तो जो टोपी होता है वो उसका जो मित्र होता है इरफान, वो एक मुस्लिम परिवार से संबंध रखता था और उसको उसके इतनी उबासी आ रही है आपको, सारी क्लास हो जाएगी। हाँ जी, तो वो कहता है कि भाई जो मुस्लिम परिवार में माँ को अम्मी कहा जाता है, माँ को अम्मी कहा जाता है, और जब अम्मी कहा उसने अम्मी कहा तो घर में बवाल मच गया। उसने बैंगन के भरते को भुट्टा कह दिया तो भी अब बवाल मच गया। तो फिर दादी ने, राम दुलारी ने उसकी खूब पिटाई करी, यानी कि उसकी माता द्वारा। हाँ जी, 10 अक्टूबर सन 1945 का दिन टोपी के जीवन में क्या महत्व? हाँ, क्योंकि उसके पिता की बदली हो गई थी और इसलिए उनको वो नगर छोड़कर जाना पड़ा और इरफान अकेला रह गया। उसने सोचा कि आज के बाद वह किसी भी ट्रांसफर वाले जॉब वाले व्यक्ति के साथ दोस्ती नहीं करेगा। हाँ, टोपी ने इरफान से दादी बदलने की बात क्यों कही? हाँ जी, तो आप आगे आए, ये प्रश्न होता है। जो इरफान की दादी थी मैम, यहाँ ये हाँ मैम जो इरफान की दादी थी मैम, वो उसको मैम हर बात मैम मारती थी मैम, जैसे जब उसने मैम हमने बोला अरे डांटती थी। हाँ समझ गए। हाँ, और घर में एक बड़ा जब कोई बच्चों को डांटना शुरू कर देता है तो साथ के साथ दूसरे भी साथ कर लेते हैं।